हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को, बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, उसको ऑल मोड पे रखें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही यदि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पार्ट 3। इसके पहले 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, सभी आपको मेरे प्लेलिस्ट में, होम के बाजू में वीडियोस के बाजू में प्लेलिस्ट में एसीएफ रेंजर वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे बाकी वीडियोस। ठीक है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बाकी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एरो हेड ऐसा बना रहता है ना टाइटल के बाजू में, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने का रास्ता है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज मैं जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें यदि इस वीडियो को आप मिस कर रहे हैं, है ना, छोड़ दे रहे हैं, तो आप बहुत ही मेजर टॉपिक छोड़ देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पुराने पेपर में आए हुए 6 क्वेश्चन को पूरा कवर कराऊंगा। 6 क्वेश्चन को विथ डिटेल में, कि कहाँ कहाँ से और उसकी अन्य संभावनाएं जो आगामी पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसको कवर कराऊंगा। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूरे 6 क्वेश्चन आपके कवर होंगे, साथ ही अन्य क्वेश्चन भी कवर होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें। ठीक है, सभी मैं ऑथेंटिक सोर्स से, मानक सोर्स से बनाता हूं जो भी कंटेंट है। ठीक है, हो सकता है राइटिंग या स्पेलिंग में थोड़ा बहुत या मात्राओं में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, उसको इग्नोर करें, उसको आप सुधार कर लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्य विथ भावेश गजपाल, जो मेरे चैनल का नाम है, वही सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको दिया हुआ है मैंने, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो क्वेश्चन आया था उसको। तो क्वेश्चन क्या आया था, भूस्थैतिक कक्षा लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ते जाएं, क्योंकि कुछ जो लोग हैं इंग्लिश में भी देख रहे हैं। तो भूस्थैतिक कक्षा लगभग कितनी ऊंचाई पर है। अच्छा, एक बात और, इंग्लिश वालों के लिए मैं ना थोड़ा इंग्लिश में भी तैयार किया हूँ कंटेंट जो है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है मेरा, और उसके लिए मैं इंग्लिश में भी तैयार किया हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, फिर उसको जो कंटेंट पढ़ाऊंगा ना, वो अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज़ कि थोड़ा सा तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, मेरे को थोड़ा समय दीजिए। और दूसरी बात, मेरे घर के आजू बाजू कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आवाज़ बहुत आ रहा है, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं, भूस्थैतिक कक्षा लगभग कितनी ऊंचाई पर है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है भूस्थैतिक कक्षा, जिसको बोलते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो दूसरा क्वेश्चन है जो आया हुआ था वो ये है, निम्न उपग्रहों में से कौन सा टीवी या दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रसारण तथा लंबी दूरी के संचार हेतु अभिप्रेरित है। तो जो इनसेट सीरीज होता है ना, इनसेट, ठीक है, इनसेट सीरीज सभी ये दूरदर्शन व संचार कार्यक्रम के लिए प्रसारित किए जाने वाले उपग्रह हैं। आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर नहीं है भाई, है ना। तो इनसेट ए जो है वो दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रसारण के लिए लंबी दूरी के संचार उपग्रह से अभिप्रेरित है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। 15 फरवरी 2017 को भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को एक ही यान द्वारा प्रक्षेपण करने हेतु प्रयुक्त यान, तो पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय, ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान C-37 से इसको छोड़ा गया था। अमेरिका सहित अन्य देशों के भी उपग्रह इसमें छोड़े गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय का, इसलिए इसको दिया गया है। बाकी अभी करंट का जो भी टॉपिक है इसमें ऐड किया हूँ, करंट के टॉपिक भी ऐड किया हूँ। ठीक है, अगला जो है, चंद्रयान प्रथम क्या था। तो एक लूनर प्रोब था, मतलब चंद्र को जांच करने वाला, चंद्रमा की जांच करने वाला उपग्रह था। लूनर मतलब चंद्रमा और सोलर मतलब सूर्य, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, तो लूनर प्रोब मतलब चंद्रयान जो चंद्रमा की जांच करेगा। ठीक है, उसकी वैसा उपग्रह था। अब देखते हैं मॉम, मास ऑर्बिटल मिशन के बारे में देखते हैं, इसके बारे में भी पूरा पढ़ाया हूँ इस वीडियो में। तो मॉम बहुत ही मेजर वीडियो है ये, बहुत ही मेजर टॉपिक आपको कवर कर देगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, एक न एक बिंदु आपको नया जरूर मिलेगा। मंगल ऑर्बिटल मिशन, क्योंकि ये मैं ना 2-3 बुक को मिलाकर बनाया हूं। तो मंगल ऑर्बिटल मिशन, जिसे मॉम कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था को के द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। इस यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा आरंभ की थी। तो 24 सितंबर 2014 से इसने परिक्रमा आरंभ की थी। इस दिन प्रक्षेपित किया गया, इस दिन परिक्रमा आरंभ की। जो ये लोग पूछते हैं कि डेट भी याद करना पड़ेगा, जी हाँ, डेट भी और तिथि भी याद करना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपको पीएससी के एग्जाम निकालना है, वो भी इतने बड़े स्तर का, तो डेट और तिथि सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग बोलते हैं, जैसे कुछ 1-2 वीडियोस भी आ रहे हैं कि भाई
नेमरा सुंडा और जो कतैन वगैरह की जो बुक है कृषि की, ठीक है, वो पढ़ नहीं पाएंगे, इतना मोटा है। बिल्कुल पढ़िए भाई, आप बिल्कुल पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। आप बड़े बड़े बुक को पढ़ने वाले हैं, पीएससी और एग्जाम का जो फाइट कर रहे हैं वो बड़े बड़े बुक को पढ़ सकते हैं, तो ये तो छोटा मोटा बुक है, एक दो बुक को तो पढ़ ही सकते हैं एक्स्ट्रा, तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा कम समय देकर पढ़िए। बाकी सब्जेक्ट जो आपके फेवर में है, जो आप कर सकते हैं, उसको आप पहले करिए। जैसे पेपर 1 को पहले करिए, बार बार बोलता हूँ, पेपर 1 की तैयारी पूरा 100% कीजिए, फिर पेपर 2 को थोड़ा थोड़ा करके याद करते जाइए। अगला क्वेश्चन जो है, भारतवर्ष के प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि ठोस ईंधन पर आधारित था, वो SLV-3 था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ठीक है। मैं ऐसे बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। हेडफोन लगा के सुनिए 10 या 12 वॉल्यूम में, तो आपको याद हो जाएगा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, एशिया का प्रथम अंतरिक्ष, ये 6 क्वेश्चन हो गया। अब ये 7वां जो क्वेश्चन है ना, वो पहले वीडियो का था, इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो इसलिए डाल दिया हूँ उस क्वेश्चन को इसमें, ताकि आपको पता चले कि वीडियो में आ चुका है। एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, इसके पहले वीडियो में ये इसको पढ़ाया हुआ हूँ। अब देखते हैं भारतीय उपग्रह प्रणाली के बारे में हम लोग। तो भारतीय उपग्रह सर्वप्रथम हमने आर्यभट्ट विकसित किया था। पहला स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारतीय उपग्रह जो कि लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारतीय उपग्रह था, लॉन्च किया गया 1975 को, और ये 1980 तक चला। लॉन्च की जगह थी बैकनूर, रूस, सोवियत संघ, कजाकिस्तान, ठीक है। जो रूस सोवियत संघ का हिस्सा है ना, बैकनूर, कजाकिस्तान, इसका लॉन्च किया गया था। ये भारतीय तकनीक से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह है, लेकिन लॉन्च यहाँ नहीं किया गया था। लॉन्च कौन किया गया था? रोहिणी सीरीज किया गया था, याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। ये तकनीक से निर्मित है, लेकिन लॉन्च सोवियत रूस से किया गया था, बैकनूर से, कजाकिस्तान से। स्थापित किया गया था, 594 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे भेजा जा सकता था, और 360 किलोग्राम इसका वजन है ना। प्रक्षेपण यान क्या था? इंटर कॉस्मोस जो प्रक्षेपण यान था, काम क्या करेगा? ये सौर भौतिकी, खगोलिकी और एक्सरे वगैरह किरणों के बारे में पता लगाने के लिए ये उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। उपग्रह का तात्पर्य सैटेलाइट से है। उपग्रह को किसको बोलते हैं? सैटेलाइट को बोलते हैं। प्रक्षेपण का मतलब प्रोपल्सन से है, ठीक है, छोड़ना। तो प्रक्षेपित बोलूंगा तो प्रोपल्सन समझिएगा, और उपग्रह मतलब सैटेलाइट समझिएगा, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बता देता हूँ। चलिए भास्कर सीरीज देखते हैं। भास्कर 1 के बारे में, प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है, ठीक है। तो प्रायोगिक उपग्रह था भास्कर 1। ये 7 जून 1969 को छोड़ा गया था, और 1981 तक ये चला था, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसे भी बैकनूर, रूस से, सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था, कजाकिस्तान से स्थापित किया गया था 525 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। प्रक्षेपण यान था इंटर कॉस्मोस, वही प्रक्षेपण यान था, सेम भास्कर और आर्यभट्ट दोनों का। काम था जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान और वानिकी के लिए भास्कर छोड़ा गया था। काम याद रखिएगा, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान और वानिकी के परिप्रेक्ष्य से भास्कर 1 उपग्रह को, सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा भास्कर 2 भी दिया है, देखिए भास्कर 2 के बारे में थोड़ा सा बता दिया हूँ, ज़्यादा नहीं बताया हूँ। भास्कर 2 20 नवंबर 1981 को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, 20 नवंबर 1981। वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इसमें पसंद आने लायक चीज़, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए अब देखते हैं RS1। RS का मतलब रोहिणी सीरीज 1, रोहिणी श्रृंखला सीरीज, ठीक है। ये क्या हुआ? यहीं बना है, रोहिणी सीरीज यहीं बना है, RS1, ठीक है। प्रक्षेपण केंद्र था श्रीहरिकोटा। पहला भारत से लॉन्च आंध्र प्रदेश, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहते हैं, सार कहते हैं और श्रीहरिकोटा कहते हैं, वहीं से इसका प्रक्षेपण किया गया था, लॉन्च किया गया था। मैं बताया था उपग्रह कहाँ बनते हैं और लॉन्च कहाँ करते हैं, ये पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इसके पहले वीडियो नंबर 2 में, ठीक है, तो उसको जाकर जरूर देखें। प्रक्षेपण यान था SLV, देखिए SLV-3 आया था क्वेश्चन, SLV-3 से लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 से इसे लॉन्च किया गया था, रोहिणी सीरीज को, ठीक है, 18 जुलाई सन 1980 को। 4 उपग्रह इससे प्रक्षेपित किए गए थे रोहिणी सीरीज के, रोहिणी सीरीज 1, रोहिणी सीरीज 2, रोहिणी सीरीज 3, रोहिणी सीरीज 4, इस प्रकार के उपग्रह हैं। जैसे रोहिणी सीरीज 2 का डेट मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, 17 अप्रैल 1983, ठीक है, ये रोहिणी सीरीज का दूसरा उपग्रह है। भारतीय भूमि के प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, ठीक है। तो भारतीय भूमि से प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह अगर पूछेगा तो रोहिणी है, लेकिन भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी उपग्रह पूछेगा तो कौन सा है भाई? आर्यभट्ट है, ठीक है। अब SLV-3 जिसमें आया है पहला प्रक्षेपण, उसका क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ये भारतवर्ष के प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि ठोस ईंधन पर आधारित था, उसका नाम क्या था? SLV-3 था। क्या नाम था? SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी पढ़ाया हूं। अब देखते हैं आगे।
एप्पल से क्वेश्चन भी बाकी इस एसीएफ रेंजर में नहीं, बाकी के पीएससी क्वेश्चन पेपरों पे भी पूछे जाते हैं भाई, सब पूछे जाते हैं। देखिए एप्पल के बारे में देखते हैं। ये प्रायोगिक संचार उपग्रह, प्रयोग के उद्देश्य से संचार उपग्रह तैयार किया गया था। उसके बाद हमने इनसेट बनाना चालू किया। एप्पल प्रयोग के उद्देश्य से बनाया गया था, फिर हमने इनसेट प्रणाली चालू की है, ठीक है। तो प्रायोगिक संचार उपग्रह है हमारे पास एप्पल। प्रक्षेपण किया गया था यूरोप के फ्रेंच गुआना से, ठीक है। फ्रेंच गुआना से जो कैरू है, कैरू प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुआना, वहाँ से यूरोप के प्रक्षेपण केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था। यह पहला संचार उपग्रह था जो कि प्रायोगिक था। प्रक्षेपण यान का नाम था एरियन 4, ठीक है। उपग्रह का नाम एप्पल, यान का नाम एरियन 4, जगह था फ्रेंच गुआना, कैरू, ठीक है। 19 जून 1981 को इसको प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। 36,000 किलोमीटर की स्थाई पर अर्थात भू स्थिर कक्षा पर, कौन सा कक्षा पर? भू स्थिर कक्षा पर इसे स्थापित किया गया था, जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस, ठीक है, इक्वेटर ऑर्बिट भी कहते हैं। दोनों नाम है इसके, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। या इसी को बोलते हैं भूस्थिर कक्षा को या स्थैतिक कक्षा को जियो सिंक्रोनस इक्वेटर ऑर्बिट। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा वाला ऑर्बिट है ना, भूमध्य रेखा के समानांतर जो होता है, साथ साथ जो होता है। अब देखते हैं, हमने बनाया विस्तारित रोहिणी सीरीज उपग्रह श्रृंखला, विस्तारित रोहिणी सीरीज का विस्तार किया तो उसको स्रॉस नाम दिया गया, SROSS। स्रॉस के अंतर्गत 1 2 3 4 रोहिणी उपग्रह बनाए गए। पहले 2 इसमें असफल रहते, बाकी के 2 इसमें सफल हुए। तो पहले 2 इसके क्या हो गए? असफल हो गए। इसका काम क्या था? 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना इसका काम है, ठीक है। प्रक्षेपण यान क्या था? ASLV का पहली बार प्रयोग इसमें किया गया था। ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, संवर्धित, ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान हिंदी में। तो संवर्धित उपग्रह से इसे छोड़ा गया था। SLV के बाद हमने बनाया ASLV के बाद हमने बनाया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद हमने बनाया GSLV, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद हमने बनाया GSLV Mark 3, अभी लेटेस्ट जो हमारा बड़े बड़े उपग्रहों को भेजते हैं, जैसे चंद्रयान 2, गगनयान, इनके लिए Mark 3 का उपयोग करते हैं हम लोग, MK3, ठीक है। तो सब पढ़ाऊंगा आगे, सब वीडियो में अंत तक बने रहें। अब देखो कक्षाओं को थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि कौन कौन सा उपग्रह कहाँ पर छोड़ा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है। देखो भू स्थिर कक्षा क्या है, जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस, ठीक है, इक्वेटर ऑर्बिट, GEO या GSO बोलते हैं, ठीक है। तो भू स्थिर कक्षा क्या होती है? जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अभी आया था क्वेश्चन, दिखा देता हूँ, यही क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पढ़ाया था ये वाला। भू स्थिति कक्षा लगभग कितनी ऊंचाई होती है? तो 36,000 किलोमीटर। ये हो गया 2 क्वेश्चन आपके कवर, ठीक है। पहले एक पेज में ही 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखें, पूरा सब क्वेश्चन कवर होगा और आगामी आने वाले भी क्वेश्चन कवर होंगे। तो भू स्थिर कक्षा क्या है वास्तव में, ठीक है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित उस कक्षा को कहते हैं जहां पर उपग्रह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देती है। उपग्रह जो है ना, सैटेलाइट, वो पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देती है। इसी के साथ साथ ये घूमते रहता है, पृथ्वी घूम रहा है तो पृथ्वी की दिशा में ही ये जो उपग्रह है वो घूमते रहेगा, ठीक है। भूमध्य रेखा के साथ साथ घूमेगी, स्थिर होगी और झुकाव शून्य होगा एवं उसका घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन के समान होगा। भू समकालिक कक्षा का ही एक प्रकार, ये भू समकालिक कक्षा का ही एक प्रकार है। संचार और मौसम उपग्रह इसे छोड़े जाते हैं, ये याद रखना। संचार और मौसम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं ना, वो भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, ये स्थापित करने का जगह है। दूसरा क्या है? भू समतुल्य कक्षा, जिसको भू समकालिक कक्षा भी कहते हैं। भू तुल्यकालिक कक्षा को भू समकालिक कक्षा भी कहते हैं। इसका ऊंचाई भी लगभग 36,000 किलोमीटर है, वास्तव में 35,786, जिसे 36,000 किलोमीटर लगभग अप्रोक्सीमेटेड मान लिया जाता है, ठीक है। ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, ठीक है, हाइपरबोला है ये, जहां घूमने वाला पिंड आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर था। मतलब पृथ्वी जितने समय में 24 घंटे में जब सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उपग्रह भी पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगाएगा, ठीक है। वस्तु उसी स्थान पर दिखाई देता है, इसकी खासियत क्या है? वस्तु उसी स्थान पर दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें ही खासियत क्या है? भू स्थिति कक्षा में वस्तु उसी स्थान पर दिखाई देता है। तो दोनों ही लगभग सेम चीजें हैं, ठीक है। और भू तुल्यकालिक कक्षा समकालिक कक्षा का ही प्रकार है भू स्थिर कक्षा। अब आ जाते हैं हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट पे, LEO पे, लियो पे, है ना, जिसको निम्न भू कक्षा बोलते हैं। निम्न भू कक्षा लगभग 200 से 2000 किलोमीटर स्थित होता है। देखिए ये पृथ्वी है, ये LEO है, उसके ऊपर क्या दिख रहा है? ये वाला MEO दिख रहा है, ठीक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट दिख रहा है, उसके ऊपर क्या दिख रहा है आपको? GEO दिख रहा है, ठीक है। जियो स्टेशनरी इक्वेटर ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार की कक्षाएं आपको दिख रही है डायग्राम में। देखते हैं इसके बारे में। ध्रुवों के ऊपर से होकर गुजरता है, ठीक है, इसे ध्रुवी कक्षा भी कहते हैं। LEO को ध्रुवी कक्षा भी कहते हैं। 24 घंटे में की अवधि में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगा सकता है।
सुदूर संवेदी उपग्रह, मैपिंग उपग्रह, निगरानी अभियान, पर्यावरण अध्ययन, सूचनाएं हासिल करने के लिए जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो एलईओ पर स्थापित होते हैं, यहाँ पर स्थापित होते हैं एलईओ पर, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। ठीक है, अब देखते हैं मध्य भू कक्षा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, एमईओ जिसको बोलते हैं, मियो बोलते हैं। मध्य भू कक्षा पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न भू कक्षा के ऊपर, भूस्थिर कक्षा के नीचे होता है, मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके नीचे और इसके ऊपर, मतलब बीच में दोनों के। ठीक है, ये लगभग 2000 से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ज़्यादातर इसे 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, और यह 12 घंटे में सूर्य की पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेगा। ठीक है, नेविगेशन, संचार और अंतरिक्ष वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वहीं पर स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पर? एमईओ पर, मियो पर। जीपीएस जैसी नेविगेशन प्रणाली भी यहीं पर स्थापित की जाती है, मियो पर। ठीक है, अब आ जाते हैं एक अंतिम पर, तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्या है? ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? तो सूर्य तुल्यकालिक जो कक्षा है ना, वास्तव में लियो के बराबर होती है। जहाँ पर लियो स्थापित होते हैं, लियो उपग्रह का जहाँ पर परिधि है वहीं पर इसका परिधि होता है। ठीक है, तो निम्न भूकक्षा का ही प्रकार है। ठीक है, इसका झुकाव इस प्रकार संयोजित होता है कि उसमें स्थित उपग्रह सदैव सूर्य के प्रकाश प्राप्त करे। तो सूर्य के प्रकाश, जो उपग्रह है ना वो सूर्य का प्रकाश हमेशा प्राप्त करता है, इसलिए इसके सूर्य तुल्यकालिक कक्षा भी कहते हैं, यहाँ पर जो भी उपग्रह रहता है। ठीक है, तो लियो के बराबर होता है ये। अब आ जाते हैं आगे, भारतीय उपग्रह प्रणाली में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इनसेट की ओर। किसके बारे में पढ़ते हैं? इनसेट। तो भारतीय उपग्रह प्रणाली, इंडियन नेशनल सैटेलाइट टेक्निक, इनसेट, इंडियन नेशनल, ऐसे फॉर हमेशा सैटेलाइट होता है, ऐसे का मतलब हमेशा सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट टेक्निक सीरीज। इनसेट सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। इनसेट सीरीज के जितने भी उपग्रह हैं, ठीक है, सभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थात जियो सिंक्रोनस इक्वेटर ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लंबी दूरी तक दूर संचार करने का काम होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो भी दूर संचार उपग्रह होते हैं वो इनसेट होते हैं। क्या होते हैं? इनसेट। सामुदायिक दूर संचार, मौसम संबंधी जानकारी, भू सर्वेक्षण के लिए इनसेट सीरीज बनाया गया है। यह अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, मौसम विभाग, आकाशवाणी विभाग, दूरदर्शन विभाग का संयुक्त प्रयास, इन सभी विभागों को मिलाकर कार्य करने वाला इनसेट प्रणाली सीरीज है। ठीक है, इसके अलावा एक और सीरीज हमारे पास जी सेट का मतलब होता है भूस्थैतिक, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सीरीज, टेक्निक सीरीज। ठीक है, ये भी एक प्रकार का संचार उपग्रह प्रणाली सिस्टम है, इसे भी जियो स्टेशनरी कक्षा पर ही स्थापित किया जाता है। ठीक है, इनसेट और जी सेट दोनों एक ही है। इनसेट को पीएसएलवी वगैरह से छोड़ा जाता है और जी सेट को जीएसएलवी से छोड़ा जाता है, इतना ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ इनसेट सीरीज के लिए। तो इनसेट सीरीज का जो क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार था, दो क्वेश्चन दिखा दिया हूँ, तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको इनसेट सीरीज का। ये देखिए क्वेश्चन, निम्न उपग्रहों में से कौन सा एक टीवी दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारण एवं लंबी दूरी के संचार उपग्रह को अभिप्रेरित है? तो इनसेट है, अभी पढ़ाया हूँ इनसेट है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपका दूसरे पेज में कवर हो रहा है। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, इनसेट सीरीज हो गया। अब हम पढ़ते हैं आईआरएस की ओर। आईआरएस क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मतलब भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। इसको भी कहाँ स्थापित करते हैं? लियो पे। लियो का एक प्रकार जिसको सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहते हैं, लियो का ही प्रकार है। कौन सा? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, इसी में ही, ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही आईआरएस प्रणाली को स्थापित करते हैं, दूर संवेदी को, सुदूर संवेदी उपग्रहों को। तो मृदा, भूजल, सागर जल, वन, निगरानी, सूर्य की किरणों का अध्ययन के लिए आईआरएस सीरीज को उपयोग किया जाता है। संसाधन प्रबंधन का भी काम करता है। इसके अंतर्गत आईआरएस, RISAT-1, RISAT-2 जो कि सक्रिय दूर संवेदी उपग्रह हैं। IRS, RISAT-1, RISAT-2 ये सभी सक्रिय हैं। इसके अलावा कार्टोसेट जो है, ठीक है, ओशियन सेट है, ओशियन मतलब सागर, ओशियन सेट है, रिसोर्स सेट है, संसाधन सेट है, ये सभी निष्क्रिय हैं, मतलब पर्टिकुलर छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। ये ऊपर के जो तीनों हमेशा सक्रिय रहते हैं, ये कुछ समय के बाद काम करने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? दूर संवेदी उपग्रह हैं। ठीक है, जैसे कि कार्टोसेट-1 के बारे में देखते हैं। कार्टोसेट-1 देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है, मैपिंग जो मैप तैयार करेगा। तो देश का पहला मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है? कार्टोसेट-1 है। कार्टोसेट-2 क्या काम करता है? ये भी मैपिंग सैटेलाइट है और ये लूनर अर्थ या लोअर अर्थ ऑर्बिट पर, मतलब निम्न भू कक्षा पर स्थापित होने वाला उपग्रह है। कौन सा? कार्टोसेट-2। तो कार्टोसेट-1 और कार्टोसेट-2 प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। ठीक है, याद रखिएगा।
अब देखते हैं मैट सेट क्या है, सभी सेट के बारे में बताऊंगा। मैट सेट क्या होता है, मेटा सेट जिसको बोलते हैं, मैट सेट या मेटा सेट, ठीक है। मौसम संबंधी जानकारी के लिए विशेष उपग्रह को मैट सेट कहते हैं। इसके पहले मौसम संबंधी जानकारी इनसेट सीरीज से प्राप्त होती थी, लेकिन इनसेट सीरीज से हटकर हमने मैट सेट बनाया खाली मौसम के लिए विशेष रूप से। तो लॉन्च कब किया गया था, 12 सितंबर सन 2002 को। लॉन्च करने वाला प्रक्षेपण यान था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C4 से, C1 C2 C3 C4। तो C4 से हमने लॉन्च किया था मैटसेट को। स्थान था श्रीहरिकोटा, जिसे सार कहते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, आंध्र प्रदेश। वजन था 1000 किलोग्राम तक, ठीक है। और 250 से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता था मैटसेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक स्थापित किया जा सकता था। अगला है एजुसेट। एजू से एजुकेशन संबंधी समझ सकते हैं एजू से। तो एजुसेट क्या है, शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए हमने एजुसेट उपग्रह बनाया। इसमें जुड़ी नई प्रौद्योगिकी को I2 कहते हैं। क्या कहते हैं, I2 नाम दिया गया है, जो कि 20 सितंबर सन 2004 को छोड़ा गया था। 20 सितंबर सन 2004 को एजुसेट का छोड़ा गया था, ठीक है, शिक्षा संबंधी कार्यक्रम के लिए। कौन से शिक्षा संबंधी कार्यक्रम के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। अब देखते हैं प्रक्षेपण यान का कौन सा था जिससे छोड़ा गया था, GSLV, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F01। इसे पहली बार किसी उपग्रह को भेजा गया था। तो इससे पहली बार कौन सा उपग्रह भेजा गया, एजुसेट। इसके पहले PSLV पढ़ चुके हैं और ASLV पढ़ चुके हैं, जबकि GSLV से पहली बार उपग्रह भेजा गया था एजुसेट को, ठीक है। अब F सीरीज भी आता है अलग से, है ना। तो प्रक्षेपण यान बना, इसका जो प्रक्षेपण यान बनता है ना, VSSR में बनता है, विक्रम साराभाई, ठीक है, स्पेस रिसर्च सेंटर में तिरुवनंतपुरम जिसकी हेडक्वार्टर है वहाँ पर बनता है। जबकि उपग्रह कहाँ बनता है, इसरो बेंगलुरु में, ठीक है, इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु में बनता है। अब देखते हैं हम लोग हैमसेट की ओर। तो हैमसेट क्या है, HEM, हैमसेट। हैम का मतलब रेडियो होता है, हैम का मतलब क्या होता है, रेडियो। तो रेडियो सैटेलाइट टेक्निक हैमसेट को बोलते हैं। इसका प्रक्षेपण जो किया गया था 5 मई सन 2005 को किया गया था। रेडियो हेतु, रेडियो प्रसारण हेतु, हैम का मतलब रेडियो होता है। प्रक्षेपण यान था PSLV C6। जैसे PSLV C4 था ना, C4 से छोड़ा गया था मैटसेट को, तो PSLV C6 से छोड़ा गया था हैमसेट को, ठीक है। सबसे छोटा नैनो उपग्रह था ये हैमसेट। रेडियो प्रक्षेपण, रेडियो के लिए इसका उपयोग किया गया था, रेडियो प्रणाली के लिए। इसका जीवन काल 2 वर्ष का होता है। कार्टोसेट 1 के साथ अतिरिक्त उपग्रह, ठीक है, के रूप में संचार उपग्रह हैमसेट को छोड़ा गया था। कैसा संचार, रेडियो संचार के लिए। तो कार्टोसेट 1 के साथ सहयोगी के रूप में हैमसेट को छोड़कर देखा गया था, रेडियो के प्रसारण के लिए विशेष उपग्रह था ये, ठीक है। सबसे छोटा नैनो उपग्रह है, ठीक है, 5 मई 2005 का हैमसेट। अब आगे आते हैं एस्ट्रोसेट की ओर। कौन से, एस्ट्रोसेट क्या है, सबको याद करना पड़ेगा भाई। ये खगोलीय शोध के लिए समर्पित भारत की पहली उपग्रह है, या पहली वेधशाला, सॉरी उपग्रह नहीं, वेधशाला है, प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। एस्ट्रोसेट क्या है हमारे पास, खगोलीय शोध के लिए, मतलब जो स्पेस शोध के लिए समर्पित भारत की पहली वेधशाला अर्थात लेबोरेटरी है। 28 सितंबर सन 2015 को इसे स्थापित किया जाना है, ठीक है, किया गया था। प्रक्षेपण यान था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय, ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण केंद्र था श्रीहरिकोटा और ऊंचाई थी 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया था एस्ट्रोसेट को। खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला। अब देखते हैं चंद्रयान प्रथम के बारे में, इससे क्वेश्चन आया था। तो चंद्रयान प्रथम क्या है, चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन 22 अक्टूबर सन 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन ये लूनर प्रोब था, चंद्र जांच मिशन था। लूनर प्रोब का मतलब चंद्र जांच मिशन। यही क्वेश्चन आया था कि चंद्रयान प्रथम क्या है, तो लूनर प्रोब है। क्या है ये, लूनर प्रोब है, चंद्र जांच मिशन है। पेपर को जरूर देखें, पूरा क्वेश्चन आपको इसी से फंसा हुआ दिखेगा। विश्व का 68 नंबर का चंद्रमा मिशन था। इसके पहले जो 67 जो मिशन थे वो बाकी देशों के द्वारा किए गए थे, हमने नहीं किया था। हमने 68 नंबर का मिशन किया, जो कि मानव रहित प्रथम मिशन था। इसे छोड़ा गया था PSLV C11 के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 के द्वारा छोड़ा गया था। कहाँ छोड़ते हैं हम लोग, श्रीहरिकोटा से, सार से, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अर्थात आंध्रा से छोड़ते हैं हम लोग। प्रथम भेजा गया सोवियत संघ के द्वारा, ठीक है, 2 जनवरी 1959 को, और द्वितीय भेजा गया था अमेरिका के द्वारा। द्वितीय जो चंद्र मिशन था वो अमेरिका का था, 3 मार्च 1959 को, ठीक है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान, चीन, ये 5 के बाद भारत 6वां ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा था। इस प्रकार चंद्रमा पर मिशन भेजने वाला भारत 6वां देश बन गया था। कब, 22 अक्टूबर सन 2008 को चंद्रमा मिशन। ये एक प्रकार का लूनर प्रोब है, मतलब चंद्र को जांच करने वाला मिशन था। अब देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। ये करंट का टॉपिक है, इसको डिटेल में करंट अफेयर वाले वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ाया हूँ। चंद्रयान 2 क्या है, ये 22 जुलाई सन 2019 को इसे
ठीक है, लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 मिशन को, अभी अभी की बात है। तो प्रक्षेपण यान क्या था, GSLV Mark 3, ये सबसे लेटेस्ट है हमारा पास जो प्रक्षेपण यान है, ठीक है, 3 स्टेज वाला जियो स्टेशनरी अर्थात जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। M के मतलब मार्क होता है और 3 सबसे लेटेस्ट टेक्निक है हमारे पास प्रक्षेपण करने के लिए। भारी उपग्रहों को, हैवी उपग्रहों को इससे प्रक्षेपित किया जाता है। इसको हम लोग फैट बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैट बॉय या बाहुबली नाम दिया गया है इसको, क्योंकि ये बहुत हैवी उपग्रहों को छोड़ सकता है। ये व्हीकल है, ये उपग्रह है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सैटेलाइट है और ये उसका व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है। स्थान था श्रीहरिकोटा, ठीक है। 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी भाग में लैंडिंग करने वाला था। कब, 7 सितंबर को। 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर लैंडिंग करने वाला था और लैंडिंग से 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया इसका इसरो से, ठीक है। तो इसके 3 हिस्से हैं, ऑर्बिटर है, एक लैंडर है, लैंडर को विक्रम कहते हैं, और तीसरा रोवर है, रोवर को प्रज्ञान कहते हैं। ये 6 पहियों वाला, यही उतरेगा, ये ऑर्बिटर में घूमेगा और इमेज देगा किसका, चंद्रमा का। तो चंद्रमा का इमेज अभी भी विक्रम लैंडर घूमकर दे रहा है, ठीक है। और ये जो है ना प्रज्ञान रोवर, ये उतरने वाला था लेकिन ये 2.1 किलोमीटर पहले क्रैश हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सरल, सरल को भी पूछा गया था किसी एक पेपर में PSC के। तो देखते हैं सरल क्या चीज़ है। सरल क्या, सरल जो है 25 फरवरी सन 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। समुद्री विज्ञान अध्ययन हेतु लघु उपग्रह, एक छोटा उपग्रह है। किसके लिए, समुद्री विज्ञान के अध्ययन के लिए एक प्रकार का छोटा उपग्रह है। प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से। भारत और फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है ये संयुक्त उपग्रह है, भारत और फ्रांस के सहयोग से बना है। यान था PSLV C-20, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-20, एक प्रकार का नेविगेशन उपग्रह है, समुद्री नेविगेशन के लिए, ठीक है, सरल। अब आगे आते हैं IRNSS की ओर। तो IRNSS को देख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम नाविक बोलते हैं, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, नाविक। IRNSS, पहला जो IRNSS 1A था, ठीक है, वो 1 जुलाई सन 2013 को प्रयोग किया गया PSLV C-22 से। 20 तक छोड़ चुके थे, 22 से छोड़ेंगे अब, है ना। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया था। उसके बाद थोड़ा सा लाइन से बना दिया हूँ, IRNSS 1B, 1A के बाद 1B, उसके बाद 1C, फिर 1D, ठीक है। तो 4 के बाद 5वां अलग से पढ़ाऊंगा। तो देखिए IRNSS जो कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम है, नाविक जिसको हम लोग बोलते हैं, नाविक, भारत का स्वदेशी निर्मित है ये। तो IRNSS 1B को 4 अप्रैल 2013 को छोड़ा गया। IRNSS 1C को 16 अक्टूबर 2014 को छोड़ा गया। IRNSS 1D को 28 मार्च 2015 को छोड़ा गया, ठीक है। ये भूसम कक्षा में, भूसमकालिक में, ये भी भूसमकालिक में, ये भूस्थिर में। C वाला अलग है भूस्थिर में, D वाला जो है भूसमकालिक में, और जो अभी लेटेस्ट था वो अलग है। सभी को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, सभी नेविगेशन सैटेलाइट हैं। PSLV 24, PSLV 26 और PSLV 27 से छोड़ा गया पर्टिकुलर, ठीक है, अलग अलग आपको दिख रहे हैं। अब जो लेटेस्ट था वो ये देखते हैं, अभी जो लेटेस्ट छोड़ा गया IRNSS 1I जो कि 12 अप्रैल 2018 को लेटेस्ट छोड़ा गया था। 15,000 किलोमीटर की सटीक ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है। 15,000 किलोमीटर की दूरी तक, 15,000 किलोमीटर की दूरी तक ये सटीक सूचना देता है परिधि में। ये परिधि है ना, सरकम परिधि, मान लो यहाँ पर है सैटेलाइट और इसका ये परिधि 15,000 किलोमीटर की दूरी तक की सटीक सूचना ये प्रोवाइड करता है। IRNSS भारत की स्वदेशी निर्मित है भाई। अब आ जाते हैं कार्टोसेट 3 के बारे में। कार्टोसेट 1 और 2 पढ़ा चुका हूँ, कार्टोसेट 3 क्यों देखते हैं। स्वदेशी निर्मित अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है जिसको शार्पेस्ट आई कहते हैं। 27 नवंबर 2019, करंट का टॉपिक है भाई, 27 नवंबर 2019 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। PSLV C-47 इसका प्रक्षेपण यान था, ठीक है, करंट का टॉपिक है ये। 1625 किलोग्राम इसका वजन है। पृथ्वी के संसाधन का प्रबंधन और की निगरानी के लिए इसे छोड़ा गया। इसके साथ अमेरिका के 31 छोटे नैनो उपग्रह को भी छोड़ा गया। अब देखते हैं हम लोग रीसेट के बारे में। रीसेट 2BR1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यह भी लेटेस्ट करंट अफेयर का टॉपिक है। इसे 11 दिसंबर, सबसे लेटेस्ट है, 2019 के को छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। प्रक्षेपण यान था PSLV C-48, 47 से इसको, कार्टोसेट 3 को, और 48 से रीसेट को, ठीक है। इसके साथ ही इजराइल, इटली, जापान व अमेरिका के नए अन्य उपग्रहों को भी छोड़ा गया, ये याद रखिएगा पूरा, ठीक है, पूरा डिटेल, क्योंकि कूट में दे देता है। अब आ जाते हैं कार्टोसेट, जिसके बारे में क्वेश्चन आया था। कार्टोसेट 2 समेत 104 अन्य उपग्रह छोड़े गए थे फरवरी 2017 में।
कितने? 104 अन्य उपग्रह। इसी को पूछा गया था पुराने पेपर में। 104 अन्य उपग्रह विशेष था ये। 104 सर्वाधिक उपग्रह छोड़े गए थे, इसलिए कार्टोसैट 2 को पूछा गया था। PSLV C-37 से छोड़ा गया था। अभी तो हम लोग 48वें नंबर पे पहुंच गए, ये 37 नंबर का था। ठीक है, 2017 की बात है इसलिए पुराना है। श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, उस समय का करंट अफेयर था इसलिए इसको पूछा गया था। अब देखते हैं अलग अलग नेविगेशन सिस्टम के बारे में। तो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कहाँ कहाँ की क्या है, जोड़ी मिलाओ में देता है। इसका एक MCQ का वीडियो भी बनाया हूँ मैं, है ना। तो GPS, जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, ये अमेरिका की देन है। GPS प्रणाली। ग्लोनास, ग्लोबल ऑर्बिटिंग नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये रूस की देन है। गैलीलियो, ये यूरोपियन यूनियन की, अर्थात यूरोप की है, क्योंकि गैलीलियो यूरोप का था। बैदू और कंपास, ये चीन का है नेविगेशन सिस्टम। क्वेज, QZ क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ये जापान का है नेविगेशन सिस्टम। अब हमने क्या बनाया? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम लोग नाविक बोलते हैं। तो नाविक किसका है? भारत का है, इंडिया का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष पे जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। इसको MCQ में दिया हूँ। वापस कब आई है? 11 अप्रैल 1984 को। यान का नाम था सोयुज T2 से गए थे। ये किससे गए थे? सोयुज T2 से गए थे। प्रक्षेपण स्थल था कजाकिस्तान, वैंकूवर, सोवियत संघ, यहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, किसको? जिस उपग्रह में ये गए थे, कौन से उपग्रह में? सोयुज T1 से। कौन? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा गए थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले। अब देखते हैं तब की PM कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कल्पना चावला के बारे में देखते हैं। कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। वापस लौटते हुए 1 फरवरी 2003 को इनके विमान दुर्घटना में, उपग्रह दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उपग्रह जब क्रैश हो जाता है तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी सन 2003 को, कल्पना चावला। अब देखते हैं मॉम के बारे में। मॉम आया हुआ है, तो मॉम के बारे में देखते हैं। मंगल मिशन के बारे में देखते हैं। तो मॉम क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, M मार्स, O फॉर ऑर्बिटर, M फॉर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन को मॉम कहते हैं। ठीक है, तो मंगलयान मिशन है ये, मंगल के लिए। ठीक है, इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था मॉम मिशन, और 24 सितंबर 2014 के बाद से ही मंगल की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, कौन? 24 सितंबर 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा है, और पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014 को। इसी क्वेश्चन को दिया गया है, इसी क्वेश्चन को आपको दिखा चुका हूं मैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भारत अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला प्रथम देश है। पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत प्रथम देश है। भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था, मतलब दूसरे प्लेनेट पर जाने वाला यह मिशन था, इंटरप्लेनेटरी। ठीक है, और इसरो की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बना। ऐसा करने वाला कौन बना? इसरो चौथी एजेंसी बना जो कि इंटरप्लेनेटरी मिशन को भेजा गया, मतलब दूसरे प्लेनेट के मिशन के लिए भेजा गया। मंगलयान छोड़कर हम चौथे देश बन गए, एजेंसी बन गए। इसके पहले सोवियत संघ ने भेजा था। ठीक है, नासा ने भेजा है, यूरोपीय संघ ने भेजा है, भारत चौथा देश बना। प्रक्षेपण यान था PSLV C-25, इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था मंगलयान को। वजन था 1350 किलोग्राम। कार्य था वायुमंडलीय अध्ययन, किसका? मंगल का। मीथेन सेंसर फॉर मार्स, पर्यावरण अध्ययन, इमेज लेना, मार्स कलर कैमरा के रूप में यह काम करना इसका प्रमुख काम था। अभी मंगलयान 2 कब छोड़ा जाएगा? 2024 में। किसे छोड़ा जाएगा? हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक क्या है? GSLV Mark 3 से छोड़ा जाएगा। हमारे पास सबसे हैवी उपग्रह छोड़ने वाली टेक्निक है GSLV Mark 3 MK3। ठीक है, तो इसे छोड़ा जाएगा मंगलयान 2 को 2024 में। ठीक है, अब देखते हैं गगनयान, ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है। गगनयान, दोनों करंट अफेयर का टॉपिक था। भारतीय मानव युक्त अंतरिक्षयान, हमने मानव युक्त अंतरिक्षयान भेजा, फिर मानव रहित करने वाले हैं। तो भारतीय मानव युक्त अंतरिक्षयान पहला कौन सा? गगनयान। अंतरिक्ष कैप्सूल, ये एक प्रकार का अंतरिक्ष कैप्सूल है जिसमें 3 लोग ले जाए जा सकते हैं। कितने लोग? 3 लोग को ले जाए जाने में सक्षम है। 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है, और 18 दिसंबर सन 2014 को इसका पहला मानव रहित प्रयोग उड़ान सफल किया गया था। प्रयोग किया गया था कब? 18 दिसंबर 2014 को प्रयोग किया गया कि जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा। वास्तव में कब छोड़ेंगे हम इसको देखते हैं। तो इसको हम किससे छोड़ेंगे? GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा। जीवन इसका 7 दिन का होगा, और 3.7 टन इसका वजन होगा। करंट का इसलिए पूरा डीप पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, निर्माता कौन है? हाल कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और प्लस इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की संयुक्त उपक्रम है, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण किया गया है। अगला कब छोड़ा जाएगा गगनयान?
वो देखते हैं। ये प्रथम पहला प्रयोग कब था? 2014 में। तो दिसंबर 2020 में अमानव युक्त, मानव नहीं रहेगा। जुलाई 2021 में भी जो छोड़ा जाएगा वो भी, उसमें भी मानव नहीं रहेगा। और दिसंबर 2021 में जो छोड़ा जाएगा ना अगले साल, वो मानव युक्त होगा। तो मानव युक्त हम कब छोड़ेंगे? दिसंबर 2021 में। ये करंट अफेयर का टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ें। इस प्रकार ये वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। जैसे मॉम का भी पढ़ाया हूँ, मॉम मास ऑर्बिटल मिशन के बारे में जिसका क्वेश्चन आया हुआ था, पूरा वीडियो आपको कंप्लीट करता हूँ और पूरा वीडियो आपके पूरे क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए मॉम के बारे में, इस दिन प्रक्षेपित किया गया और इस दिन पहुंचा, यही पूछा है, तिथि कब पहुंचा उसको पढ़ाया हूँ, 24 सितंबर सन 2014 को पहुंचा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा डिटेल में वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ऐसे वीडियो और चाहिए तो बिल्कुल बताएं। साथ ही वीडियो के लिंक बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। और भाई आजकल तो फ़ोन भी आने लग गए हैं कि यूट्यूब पे फ्री क्लास क्यों चला रहे हो, है ना? तो फ्री क्लास तो मैं चलाऊँगा, ठीक है, जब तक मुझे लगेगा कि कोर्स कंप्लीट कराना चाहिए तब तक मैं फ्री क्लास बिल्कुल प्रोवाइड कराऊँगा। आप थोड़ा सा सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए